यहाँ से रुकना, शांत रहना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आकाश यादव, तुम लोग को क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कूलाम का नियम पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में और जानेंगे कि कूलाम के नियम से जो हमारा सूत्र निकला था कि F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, K का मान क्या होता है, सब चीज़ें के बारे में आज पढ़ेंगे। और आज हम विद्युत धारा के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं, क्या होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कल हमें डेरिवेशन करके तुम्हारा सूत्र को लाए थे। अब यहाँ करना क्या है कि अगर हमारे जो K है वो K अनुपातिक नियतांक है। K क्या है? K अनुपातिक नियतांक है। ये एक अनुपातिक नियतांक है, ठीक। K क्या है? अनुपातिक नियतांक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से F इक्वल टू K की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो F है तो F का मात्रक तो बल है। F मतलब क्या है? यहाँ पे वैद्युत बल, ठीक है। Q1 Q2 मतलब दो आवेश, R मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ से अगर हम इसकी लिखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? इसका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं K की वैल्यू जो होती है, K का जो मान होता है 9 × 10⁹ कितना होता है? K बराबर होता है 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैद्युत बल है, इसका मात्रक देखो, कोई भी बल होगा उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन ही होगा। तो इसीलिए इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। K क्या है? अनुपातिक नियतांक है। K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। क्या है? वैद्युत धारा। अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत धारा। देखो ध्यान समझेंगे, आज वैद्युत धारा के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वैद्युत धारा को मतलब इलेक्ट्रिक करंट होती है। देखो वैद्युत मतलब होता है आवेश। वैद्युत मतलब क्या होता है? आवेश। और धारा मतलब होता है प्रवाह, ठीक है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आवेश का प्रवाह होता है, क्या होता है? आवेश का जो प्रवाह होता है वो वैद्युत धारा कहलाती है। ये सब परिभाषा नहीं है, यह कॉन्सेप्ट है। ये धारा को पकड़ने के लिए क्या है? कॉन्सेप्ट है। मतलब वैद्युत मतलब क्या होता है? आवेश। धारा मतलब क्या होता है? प्रवाह। तो वैद्युत मतलब आवेश, धारा मतलब प्रवाह। तो हम क्या कहेंगे? आवेश का प्रवाह। हम वैद्युत धारा को एक चीज से और बोलते हैं कि यदि आवेश के गति की अवस्था, क्या बोल सकते हैं कि आवेश के गति की अवस्था, आवेश की गति की अवस्था वैद्युत धारा कहलाती है। मतलब आवेश जो होती है, अगर हम आवेश के गति की अवस्था को देखें तो वो भी जो कॉन्सेप्ट उसकी होती है वो भी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक करंट में जाकर के कन्वर्ट होती है। मतलब कि हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, यदि हम आवेश की प्रवाह करा दें तब भी वो वैद्युत धारा में बदलेगा। यदि हम आवेश के गति की अवस्था में देखें तब भी वो वैद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। तो हम वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होगा हम उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो क्या हेडिंग लगाओगे? वैद्युत धारा की परिभाषा के लिए यहाँ पे हेडिंग लगाओगे परिभाषा। देखो एग्जाम में आएगा तो ये चीज लिखोगे जो हम लिखवा रहे हैं परिभाषा, लेकिन ये चीज क्या है? ये चीज कॉन्सेप्ट है कि वैद्युत धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि हम आवेश का प्रवाह कर दें तब भी वैद्युत धारा होगा, आवेश के गति की अवस्था की कंडीशन में देखें तब भी वैद्युत धारा होगी। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? लिखोगे एकांक समय में, क्या लिखोगे? एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं।
ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, तो तुम्हारा परिभाषा हो गया भैया, एकांक समय में आवेश होने वाले प्रवाहित की जो दर की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत धारा कहलाएगा। अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैद्युत धारा के बारे में हम थोड़ा डीपली से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान समझना। जब आसमान में बिजली चमकती है तो मतलब भाई बिजली गिरती है, बिजली गिरना सब लोग जानते हो। गाँव के में जाओगे तो जो मान लो क्या बोलते हैं उसको, चिर्री गिरना, नॉर्मली सी बात है, गाँव में ही बोलते हैं। तो होता क्या है कि देखो जैसे दो बादल हैं, क्या है? दो बादल हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा क्यों गिरता है बिजली। ठीक है, क्या है? यहाँ पे दो बादल हैं, ठीक है, ये दो बादल हैं। अब क्या होता है कि जब हम इन दोनों बादलों, जब दोनों बादल आपस में घर्षण करते हैं, ठीक है, तो जब घर्षण करते हैं तो एक बादल से क्या होता है? आवेश निकलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और दूसरे बादल में क्या होते हैं? चले जाते हैं। मतलब कि दोनों बादल आपस में खूब घर्षण कराएं। अब घर्षण इस तरीके से कराएंगे और कराने के बाद क्या होगा कि एक में से आवेश निकल करके क्या होगा? दूसरे बादल में उपस्थित हो जाएगा। मतलब एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाएगा। जब एक में जाएगा तो एक बादल क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है। अच्छा, जितना ज्यादा एक घर्षण कराएंगे और जितना ज्यादा आवेशित होंगे उसका विभव जो होगा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब समझो भैया, नीचे कौन है? नीचे है पृथ्वी। नीचे क्या है? नीचे है पृथ्वी, और पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, पृथ्वी का विभव क्या होता है? जीरो होता है। और समझो इसका विभव बढ़ रहा है, इसका विभव तो जीरो है। तो एक समय क्या आता है? यही कंडीशन होती है कि जो आसमान से अर्थ पे, इस कंडीशन में क्या गिरता है? बिजली गिरती है। क्या गिरती है? बिजली, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तड़ित झंझावट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तड़ित झंझावट। तड़ित झंझावट, बिजली गिरना को हम बोलते हैं तड़ित झंझावट। मतलब बिजली गिरने का मेन कारण यही होता है, बादल में जब एक बादल दूसरे बादल से घर्षण कराते हैं, इतना ज्यादा घर्षण करा लेते हैं कि एक में से आवेश निकल के दूसरे में चला जाता है। एक बादल पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है। जब आवेशित होता है, जैसे जैसे वो आवेशित होता जाता है वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाता है। और क्या होता है कि नीचे अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, और पृथ्वी का विभव जीरो है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका विभव तो जीरो है। तो होता क्या है, यहाँ से बिजली, इस कंडीशन ऐसी बिजली गिरती है। कहाँ गिरती भैया? पृथ्वी पर गिरती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तड़ित झंझावट। शुद्ध हिंदी है एकदम, तड़ित झंझावट। ठीक है, तो इतना समझ में आया नहीं है सबको? ठीक, तो यहाँ तक अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, इस चीज को, कुछ तो है नहीं, वैसे नॉर्मल है। ठीक, अब हम आगे समझेंगे इसको। हमने क्या बताया कि जब बादल को आपस में घर्षण कराते हैं तो एक में से निकल करके दूसरे बादल क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाता है। जब आवेशित हो जाता है, जैसे जैसे वो आवेशित होता है वैसे वैसे उसका विभव क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो क्या होता है? पृथ्वी का विभव जीरो होता है। वहां से दोनों से क्या होता है? आवेश की प्रवाह होती है। जब आवेश की प्रवाह होती है तो हमारे अर्थ पे क्या गिरती है? बिजली गिरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तड़ित झंझावट, जो अभी हमने तुमको बताया है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बीच में वायु पड़ता है। क्या पड़ता है? वायु पड़ता है। वहां पे क्या होता है? आवेश की प्रवाह हो रही है, तो वहां पे केस होता है, क्या होता है? वैद्युत विसर्जन होती है। ठीक है, तो हम समझेंगे जैसे चालक कह सकते हो या तो ठोस कह सकते हो, दोनों कहोगे तो गलत है। सिंपल सी भाषा है, बोलोगे ठोस। हम तुमको आवेश की जो प्रवाह होती है वो तीन केस में होता है। तुम जानते हो क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब देखो ठोस में किसके कारण होता है? वैद्युत चालन। मतलब ठोस क्या होता है? वैद्युत चालन होता है। द्रव क्या होता है? वैद्युत अपघटन होता है। गैस में क्या होता है? वैद्युत विसर्जन होता है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि ठोस में किसके कारण होता है आवेश की प्रवाह, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसमें प्रवाह होता है? ठोस में वैद्युत चालन के रूप में आवेश की क्या होती है? प्रवाह होती है। अगर नॉर्मली सी बात बोले वैद्युत अपघटन में, तो वैद्युत अपघटन में सर धन और ऋण आयन के कारण, किसके कारण? धन और ऋण आयन के कारण होता है।
ठीक है। अच्छा, धन और ऋण आयन के कारण द्रव में वैद्युत अपघटन जो होता है वो क्या होता है, आवेश की प्रवाह होती है। इसमें क्या होता है, वैद्युत विसर्जन में केवल धन आयन के कारण, किसके कारण, केवल धन आयन के कारण होता है। ठीक है, केवल किसके कारण होता है, धन आयन के कारण होता है। तो यहाँ तक बात में समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आवेश की प्रवाह की घटना तीनों केस में होता है, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। हम इसको अभी तुम पढ़ोगे, जब जैसे जैसे क्लास लेवल जाओगे तो अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ोगे। वैद्युत चालन में क्या होता है, वैद्युत चालन तुमको एक क्लास 12 में अलग से चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ोगे, जानते रहो कि जो वैद्युत चालन होती है, वैद्युत चालन में भी आवेश की प्रवाह होती है, मतलब उसमें भी करंट फ्लो होता है। क्यों, किसके कारण होता है, ठोस में होता है। कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नॉर्मली सी बात करें तो देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम तुमको क्या बताया था, घर्षण द्वारा आवेशन की विधियां पढ़ाया था। उसमें क्या होता है कि हमने क्या बोला, कोई एक एटम है, एटम के बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हम किसी परमाणु को क्या करते हैं, गर्म करके रगड़ करके ऊर्जा देते हैं। ठीक है, जब ऊर्जा मिलेगा तो क्या होता है, उस बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, भैया मुक्त हो जाते हैं ना, उनको ऊर्जा मिल गई, एनर्जी मिल गया, वो क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं। तो उसके बाद करते क्या, हम अपनी कक्षा को छोड़ करके, अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके वो किसी धातु के क्रिस्टल में चले जाते हैं और वहां पर जा करके क्या करते हैं, मुक्त रूप से गति करने लगते हैं, और यही घटना क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। ठीक है ना, तो इतनी बातें समझ में आ कि नहीं है? हम आगे चलेंगे। हमने क्या पढ़ा था धारा में, भाई धारा, वैद्युत धारा हेडिंग पढ़ रहे थे, तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। ठीक है, अगर हम वैद्युत धारा का मात्रक की बात करें, क्या बात करें, वैद्युत धारा के मात्रक की बात करें, तो सर इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या मात्रक होता है, एम्पियर। ठीक है, अब थोड़ा बात समझते हैं। सर आई बराबर क्यू बाई टी है, क्यू मतलब तो कूलम, टी मतलब सेकेंड, और इसका सर मात्रक हम कूलम प्रति सेकेंड भी कर सकते हैं। क्या, देखो हम क्या कहते हैं, कूलम प्रति सेकेंड मात्रक होगा नहीं, देखो होना चाहिए, क्योंकि क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक हम पढ़े कूलम, टी मतलब सेकेंड होता है, तो कूलम प्रति सेकेंड होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कारण क्या होता है, मात्रक गलत हम मानते हैं अपने लिए। रीजन क्या होता है, देखो आई मतलब क्या है, वैद्युत धारा, और हम जानते हैं कि जो वैद्युत धारा होती है वो मूल राशि होती है, एक ये फंडामेंटल यूनिट है। कौन सा यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है, और फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी एक अपने में स्वतंत्र होती है, वो किसी आपस में संबंध नहीं होता है, क्योंकि जब भौतिक राशि होती है उसमें से 7 मूल राशियां निकाली जाती है, जिनकी सहायता से हम कई राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जब एक खुद एक मूल राशि है तो एक किसी और की सहायता नहीं लेगी, तो इसीलिए इसका मात्रक कूलम प्रति सेकेंड कहना गलत होता है। इसीलिए बस इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इतनी बातें समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, अगर हम आगे बात करें अगले पॉइंट में बात करें तो समझना, हम क्या पढ़े सर, आई बराबर क्यू बाई टी। अच्छा, अगर हम मान लो कि अगर हम इसमें क्या करते हैं कि धारा प्रवाहित, आवेश की प्रवाह कराते हैं। ठीक है, कि 0 से 5 सेकंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ। हमने क्या बोला, 0 से 5 सेकंड में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हुआ, 10 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ। सर अगले 20 से 25 सेकंड में भी 10 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ। तो इस आवेश की जो प्रवाह होगी वो कैसा होगा, एक समान होगा, क्योंकि 0 से 5 सेकंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है उतना ही कूलम आवेश 20 से 25 सेकंड में भी प्रवाहित हो रही है। अर्थात कि कैसा आवेश होगा, एक समान आवेश की प्रवाह होगी, एक समान आवेश की प्रवाह होगी। तो इस केस में जो हम फार्मूला रखते हैं सर, आई बराबर क्यू बाई टी रख देते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाता है हमारा। अगर हम बात करें, अब देखो अगर मान लो ऐसा ही केस कुछ इस कंडीशन में आ जाए, कि मान लो यहाँ से कम से कम 10-15 इलेक्ट्रॉन सीधा गुजरे।
फिर कुछ समय बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन गुजरा, फिर कुछ समय बाद 10 इलेक्ट्रॉन गुजरा। मतलब कि यहाँ पे जो आवेश की प्रवाह हो रही है वो क्या है, एक समान नहीं है। यहाँ पे होने वाले आवेश की प्रवाह जो हो रही है वो असमान है। क्या है, असमान है। तो जो आवेश की प्रवाह असमान होती है उस केस में 2 कंडीशन होता है असमान आवेश में, ठीक है। कितना, एक होता है औसत धारा। असमान आवेश के लिए असमान आवेश जो होती है, असमान आवेश की जो प्रवाह होती है उसमें 2 केस होता है। पहला केस क्या होता है, पहला केस होता है सर औसत धारा, और दूसरा केस होता है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक, ठीक है। क्या होता है, औसत धारा, और दूसरा केस क्या होता है, तात्क्षणिक धारा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके लिए कि यहाँ पे अगर बात करें, 1 मिनट, टेक द स्क्रीनशॉट, इतना स्क्रीनशॉट लो फिर इसके आगे चलेंगे, ठीक है, ले लिया। अब इधर देखते हैं थोड़ा, इसमें क्या है, हमने क्या बोला कि औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। तो यहाँ समझा, औसत धारा जो होती है, औसत धारा जो होती है, औसत धारा में होता है सर I = del Q by del T। हम ये फार्मूला लगाते हैं। औसत धारा के लिए क्या लगाएंगे, I = del Q by del T। अगर हम तात्क्षणिक धारा की बात करें, अगर हम तात्क्षणिक धारा की बात करें, तात्क्षणिक धारा की बात करें तो इसके लिए सर होगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 del Q by del T। उसके बाद सर होगा I = dQ by dt। किसके लिए होगा, तात्क्षणिक धारा के लिए होगा। किसके लिए, तात्क्षणिक धारा के लिए। तो समझ में आया कि नहीं, आवेश की जो प्रवाह होती है 2 केस में होता है। एक तो आवेश की प्रवाह एक समान धारा में होगा, एक तो आवेश की प्रवाह असमान कंडीशन होगा। असमान के लिए क्या होता है, 2 केस होता है, एक होता है औसत धारा, एक होता है तात्क्षणिक धारा, ठीक है। तो औसत धारा के लिए I = del Q by del T लगाएंगे, तात्क्षणिक धारा के लिए I = dQ by dt लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मली अगर धारा है तो I = Q by T लगाते हैं, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। देखो अगला नोट पॉइंट क्या, हमने तात्क्षणिक धारा पढ़ लिया, उसके बाद क्या है, ध्यान समझो। देखो 1 एम्पियर में जो हमारे 1 एम्पियर जो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है ना 662.50, उसके बाद 15 को 0 लगा दो। मतलब कि अगर हम एक करंट छूते हैं, मेरी बात समझना, अगर हम तार को छू लिए, अगर उसमें से 1 एम्पियर का करंट लगा तो हमारे शरीर के अंदर ना, मतलब 6250 और 15 0 लगा लेना, उतना इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर जाएगा। मतलब अगर हम इसको नॉर्मली भाषा में बोलें तो क्या होता है भैया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड क्या होता है। अब देखो हम क्या होता है, जब हम करंट हमें मारता है, मतलब धारा को जब हम भैया लाइन पकड़ेंगे क्या होगा, तारों मान लो सट गया, तो सटेगा तो क्या करें, मारेगा। जब मारेगा तो क्या होता है कि 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर अगर हमें धारा मारा ना तो क्या होगा कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड हमारे शरीर के अंदर उड़ जाएंगे, ठीक है। अगर एक का होता है, मेरी बात समझो, वो जाता क्यों है हमारे शरीर के अंदर, क्यों आ रहा है भाई, कंडीशन ये है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शरीर के अंदर क्यों घुसता है। इसका रीजन ये है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको वोल्टेज ढकेलता है। क्या करता है, वोल्टेज जो होता है वो ढकेलता है कि चला जा शरीर के अंदर। अगर कोई भी टच करेगा इलेक्ट्रिक करंट को तो क्या करेगा, वोल्टेज उसको शरीर के अंदर ढकेलता है। अब थोड़ा ध्यान से बात समझना। अब इधर से भैया प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध अब अंदरवां ठेलेगा उसको बाहर की तरफ, तो मतलब अब बेचारा बिचवा में क्या पिसा जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या पिसाता है, इलेक्ट्रॉन पिसा जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन पिसा जाता है तो एकदम लाल हो जाता है। जब वो लाल हो जाता है ना उसी को बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं, टंगस्टन। जो हमारा बल्ब में देखोगे तार लगाया जाता है उसी का होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, सेशन में इतना ही है। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसके आगे हम क्या करेंगे भाई, कल इसके आगे जानेंगे
आज के लिए इतना सेशन था हमारा। क्या हमने पढ़ा था? विद्युत धारा में हम बहुत सी चीज़ें जान लिए हैं और कल हम विद्युत धारा के बारे में और सब चीज़ें को जानेंगे। जाते जाते तुम लोग को एक अच्छी सी शायरी है। क्या है कि रास्ते मुश्किल हैं। क्या है भैया? रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल जरूर जाएंगे। रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल जरूर जाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, इसे भी जरूर हराएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, इसे भी जरूर हराएंगे। आज के सेशन का एंड करते हैं। कल हम इसी टाइम पे सबसे फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, सबको शुक्रिया। और तुम लोग पढ़ते रहो मन लगा करके। कल इसके साथ इसी टाइम पे इसी जोरों से कल हम मिलेंगे।